बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे, आपका वीकेंड बहुत अच्छे से गुजरा होगा और आपने क्रिकेट भी देखी होगी, क्योंकि क्रिकेट में हमने सीरीज जो ट्राई सीरीज चल रही थी अपने नाम कर ली है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। फाइनल में पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए मुकर्रर ओवर्स में 20 ओवर्स में 8 विकेट के नुकसान पर 141 रन बनाए थे और पाकिस्तान की जानिब से फखर जमान ने 27, मोहम्मद नवाज ने 25, सलमान अली आगा ने 24 रन बनाए थे। सैमुल की T20 सीरीज के फाइनल में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को जीत के लिए 142 रन का हदफ दिया, जिसके जवाब में अफगानिस्तान की टीम 66 रन पर ही ढेर हो गई। जी हाँ, और ये वही सीरीज है जिसके हवाले से बहुत सारे मखमसे पाए जा रहे थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या परफॉर्मेंस होगी हमारी टीम की फाइनल में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत गए। बहुत सारे लोगों ने अफगानिस्तान को भी फेवरेट टीम करार दे दिया था, लेकिन स्टिल हम जीत गए हैं। तो अब ये जीत जो है वो एशिया कप के लिए कितनी अच्छी साबित होगी, कितनी मुफीद साबित होगी, ये वाला कॉम्बिनेशन वहां जब चलेगा तो तब हमारी परफॉर्मेंस कैसी होगी, इन सब चीजों पर आगे चलकर प्रोग्राम बिल्कुल आपने देखा एक टीजर भी जारी किया गया है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हवाले से और एक दिन बाकी रह गया है एशिया कप में, तो क्रिकेट पर भी तफसीली बात होगी। और इसके अलावा जब जिसकी सभी बात कर रहे हैं, ब्लड मून के बारे में आपने देखा ही होगा, एक्सपीरियंस भी किया होगा। पाकिस्तान में भी इसको देखा गया है और दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में इसको देखा गया है। गुज़िश्ता रोज ये हुआ, जमीन, चांद और सूरज के दरमियान आने पर पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में चांद ग्रहण का दिलकश नजारा देखा गया और चांद ग्रहण का आगाज इतवार की रात 8:28 पर हुआ था, जब चांद की रोशनी मध्यम होना शुरू हुई, जबकि जुज़वी ग्रहण 9:27 पर हुआ। 10:31 पर चांद को मुकम्मल ग्रहण लग गया, जबकि 11:12 पर चांद ग्रहण उरूज पर पहुंच गया था और इख्तिताम रात 1:55 पर हुआ। जी हाँ, नायाब ब्लड मून ने करोड़ों लोगों को हैरत में डाल दिया और ब्लड मून मुकम्मल चांद ग्रहण बैक तक एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में देखा गया और ग्रहण का जो मजमूई दौरानिया है 5 घंटे 27 मिनट रहा, जबकि मुकम्मल साया 82 मिनट तक कायम रहा। इसके साथ साथ मस्जिद नबवी, मस्जिदुल हराम में कुसूफ भी अदा की गई इस चांद ग्रहण के हवाले से और बच्चे बड़े सभी एक्साइटेड होकर इसको देखना चाह रहे थे। अल्लाह ताला की कुदरत है। जी आगे बढ़ेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि पंजाब के दरियाओं में तुग़यानी की सूरत हाल बरकरार है और दरियाए रावी और सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब का खदशा है और दरियाए चिनाब के बिफरे सैलाबी रैले अब मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में तबाही मचाने लगे हैं। शहर डूबने के खदशे के पेश नज़र इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और पुलिस ने शहर खाली करने के लिए मसाजिद में ऐलानात किए हैं और शहरियों की जो बड़ी तादाद है उसे नकल मकानी शुरू कर दी और पाक फौज के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वहां पहुंच गए हैं। दूसरी जानिब अगर बात करें, जलालपुर पीरवाला में रेस्क्यू ऑपरेशन रात भर से जारी है और अब तक 2000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल भी किया जा चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने रात गए तहसील जलालपुर पीरवाला से शहरियों के इनखला के ऑपरेशन की वर्चुअल निगरानी की है और मुतलका हुकाम से ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल पर आगाही हासिल की है। उधर पंजाब में सैलाब से अब तक पंजाब के 4155 देहात हैं जो कि मुतासर हो चुके हैं, हलाकतों की तादाद 56 हो चुकी है। दूसरी जानिब अगर सिंध की बात करें, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गुज़िश्ता रोज फ्लड मॉनिटरिंग सेल का दौरा किया और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि पंजनद बैराज पर 6 लाख क्यूसिक पानी आया है, तमाम देहात से इनखला किया जा रहा है, रिलीफ कैंप और हेल्थ मराकज कायम कर दिए गए हैं। हम अपनी प्लानिंग वही 8 लाख क्यूसिक तक की कर रहे हैं, बोट्स वगैरह का इंतज़ाम है, तो जो प्रिपरेशन हो सकती है वो सारी प्रिपरेशन हमने की हुई है। इंशाल्लाह ताला जो कोशिश हर एक कर रहा है और ख़ुद लोग कर रहे हैं, अल्लाह ताला ज़रूर उस कोशिश का सिला देंगे और रहम फरमाएंगे ताकि हम खैर खैरियत से ये जो रेला है तकरीबन 8 लाख क्यूसिक का, अब हम समझ रहे हैं कि मेरे ख्याल में मैक्सिमम उतना ही होगा, उसको हम गुजार सकें। और उधर मानसून का एक और तूफानी स्पेल जारी है जिससे पंजाब के कई इलाकों में बारिश वक्फे वक्फे से जारी है और कराची के भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है। तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे, मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदे भी हमें ज्वाइन करेंगे। सक्खर से हमारे ब्यूरो चीफ शहजाद तबानी हमारे साथ मौजूद हैं, इसके साथ साथ कराची से हमें आफ्ताब खान ज्वाइन करेंगे और हामिद चौधरी इस वक्त मुल्तान में मौजूद हैं। इन सबसे बात करते हैं। सबसे पहले हामिद, आपकी तरफ आते हैं। मुल्तान की सूरत हाल क्या है? अब दूसरा सैलाबी रैला बताया जा रहा है जो दाखिल हो गया मुल्तान में और खास तौर पर जो तहसील है जलालपुर पीरवाला, वहां तबाही मचाई जा रही है इस रैले की जानिब से। क्या ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल हिना, दरिया चिनाब में दूसरा सैलाबी रेला जो है वो मुल्तान की हदूद में दाखिल हो चुका है। ये 5,43,000
क्यूसिक का जो त्रिमू से खराज हुआ था उसका पानी जो है मुल्तान के बंदों से टकराना शुरू हो चुका है। आहिस्ता आहिस्ता जो है सतह बुलंद हो रही थी, लेकिन अभी पहला रेला मुकम्मल तौर पर यहाँ से नहीं निकला था कि दूसरा रेला आ गया है। अगर बात करें मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला की, वहाँ बड़े खौफनाक मनाजिर हैं, बड़े खौफनाक हालात हैं। रात से जो है हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। पूरे जलालपुर शहर के अंदर जो है वो ऐलानात करवाए गए कि आप महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। उसकी बड़ी वजह यह है कि दरिया सतलुज और दरिया चनाब जो है वो जलालपुर पीरवाला के करीब दोनों मिलते हैं। तो दरिया सतलुज का पानी वहाँ बिल्कुल स्ट्रेट गुजरा और दरिया चनाब का पानी जो है उसके अंदर शामिल होता है। तो वहाँ दरिया चनाब को बैकअप मिल रहा है, क्योंकि जो सतलुज का पानी है वो दरिया चनाब को एंट्री नहीं करने दे रहा, जिसकी वजह से जो है जलालपुर शहर के साथ जो बंद हैं वहाँ पानी बहुत ज़्यादा बुलंद हो गया। पूरे शहर को खतरा अलर्ट जारी हो गया था। उसके बाद जो है जिला इंतजामिया है, DC मुल्तान है, वो वहाँ गए। AC जलालपुर हैं वो एक्टिव हुए। उन्होंने जो है सुपर हाईवे जो है जलालपुर पीरवाला जो कि उस शरीफ पे कहलाता है, उसके नीचे जो गैप्स थे, जो पुलियाँ थी, उन तमाम को रात गए खोला गया। वहाँ मकामी लोग चाह रहे थे वो ना खुले, हमारी तरफ पानी ना आए हमारे खेतों में, लेकिन जो है जिला इंतजामिया ने उनको जबरदस्ती खुलवाया, जिसके बाद जो है शहर को थोड़ा सा खतरा जो है कम हुआ है। लेकिन बहुत बड़ी तादाद जो है लोगों की वहाँ फंसे हुए हैं। जानो माल के लिए जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मरियम नवाज जो कि वज़ीर आला पंजाब है, उन्होंने रात गए जो है निगरानी की, मॉनिटरिंग की, वर्चुअली सारे ऑपरेशन की। अब तो जो है अब तक 2000 लोगों को जलालपुर पीरवाला में रेस्क्यू किया जा चुका है। 25 रेस्क्यू की जो बोट्स थी वो ऑपरेशन में हिस्सा ले रही थी। मजीद जो है 38 बोट्स का कहा गया था रेस्क्यू 1122 की जानिब से, मुल्तान की जानिब से, कि हमें मजीद भिजवाई जाएं। तो लाहौर ने वो 38 मजीद बोट्स भी भिजवा दी हैं, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है मजीद आगे 48 घंटे तक जारी रहेगा। अब बात कर लेते हैं दरिया चनाब और मुल्तान की। तो मुल्तान शहर में जो है इस वक्त वही सूरत हाल है, पानी का खराज जारी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है अब पानी दोबारा बुलंदी इख्तियार करना शुरू हो गया है। हेडवर्क्स पर काम जारी है, जो बंद हैं उनको मजीद पुख्ता मजबूत किया जा रहा है, क्योंकि जो महकमा इनहार के अफसरान हैं उनके मुताबिक जो है ये रेला 414 जो कि सतह समंदर से बुलंदी है, जो महकमा इरिगेशन की गेज है उसके मुताबिक 414 फुट तक ही जाएगा, दोबारा उससे ऊपर नहीं जाएगा और उस तक हम कंट्रोल कर लेंगे। और पानी को बगैर ये 412 पे तो ऑलरेडी पहुंच चुका है। बिल्कुल अली, 412 तो 2 दिन से मुसलसल ही यही चल रहा था, लेकिन अब जो है वो बुलंदी इख्तियार करना शुरू हो गया। 412.40 पे पहुंच चुकी है ये गेज, और ये आहिस्ता आहिस्ता 414 तक जाएगी। और उनका कहना, महकमा इरिगेशन का कहना है, ये ज्यादा बुलंद नहीं जाएगी, इसी सतह पर रहेगी और हम कोशिश करेंगे बगैर किसी ब्रिज के, ना शेरशाह को ब्रिज करें ना ही हेड मोहम्मद वाला को ब्रिज करें, पानी आसानी के साथ गुजार देंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि जब जैसे ही पानी शेरशाह पुल के गुजरता हुआ जलालपुर की तरफ जा रहा है तो वहां सतलुज और दरिया चनाब का जो मिलाप हो रहा है वहां बड़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि पानी वहां जमा होना शुरू हो गया और जमा होने से जलालपुर पीरवाला को, शहर को खतरा हुआ और देहात जो है मुकम्मल के मुकम्मल डूब चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन रात भर जारी रहा, अभी भी जारी है और आइंदा 48 घंटे तक जारी रहेगा। रेस्क्यू 1122 ने मजीद बोट्स मंगवा ली हैं। इस पूरी दरियाई बेल्ट पे जो 150 किलोमीटर की है मुल्तान जिले के साथ, इसमें जो है 3,85,000 के लगभग जो है लोग डायरेक्टली मुतासिर हुए हैं। हजारों बस्तियां ऐसी हैं जो कि डूब चुकी हैं, सैकड़ों देहात सफ़े हस्ती से मिट चुके हैं, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो बंदों पर बैठे हुए हैं बगैर इंतजाम के। जिला इंतजामिया ने तो इंतजाम किए हैं बहुत कम तादाद में, लेकिन जो मुतासरीन हैं उनकी तादाद लाखों में है। 3,85,000 लोग मुतासिर हुए हैं, जबकि जो जिला इंतजामिया के इंतजाम हैं वो 15 से 20,000 लोगों के लिए हैं, लेकिन बड़ी तादाद में लोग जो है अपनी मदद आपके तहत बंदों के ऊपर मौजूद हैं। मैं शेरशाह पे मौजूद हूं, यहाँ भी बड़ी तादाद में। जी, आप यही कह रहे हैं कि जो मुतासरीन हैं उनकी तादाद ज्यादा है और जो रिलीफ कैंप्स लगाए गए हैं उनकी तादाद कम है। कराची चलते हैं जी, हमारे साथ आफ्ताब खान मौजूद हैं और वहां पर भी बारिश हो रही है मुसलसल। आफ्ताब, बताइएगा आप किस जगह मौजूद हैं? एक और तूफानी स्पेल जो है वो तो शुरू हो गया है पंजाब भर में, कराची की बारिश की क्या सूरत हाल है? आफ्ताब आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। आफ्ताब जरा दोबारा बोलिएगा, बताइएगा कि क्या सूरत हाल है कराची की वहां पर? जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, हम सुन पा रहे हैं। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामी कॉलेज के पास, कराची के इलाका है और कराची में इस वक्त बारिश जी। आफ्ताब, आपकी आवाज का मसला है इस वक्त, उसे बहाल करके अब वापस आपकी तरफ लौटते हैं। ब्यूरो चीफ सखर शहजाद तबानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, बताइएगा, वैसे तो आपने सारी सैलाबी सूरत हाल से जो इस वक्त सिंध की सूरत हाल है उससे लम्हा बलम्हा में अपडेट रखा है, इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्योंकि 5 से 6 लाख का रैला त्रिमू से होता हुआ, पंजनत से होता हुआ अब जो है पाकिस्तान की जुनूब की जानिब बढ़ रहा है, क्या सूरत हाल देख रहे हैं वहां?
दरिया सिंध के अंदर सैलाबी सूरत हाल की बात करें तो जो पानी है जो जनूबी पंजाब में तबाही मचाता हुआ सैलाबी रेला आ रहा है, वो डाउन स्ट्रीम की तरफ उसका रुख है। सिंध हुकूमत भी ये कह चुकी है, कंट्रोल रूम सखर बराज भी ये कह चुके हैं कि 9 सितंबर को 60 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला जो है वो खुदू बराज के मकाम पर पहुंचेगा, यानी कि हाई फ्लड होता है 6 लाख पर, और ये हाई फ्लड से भी ज्यादा होगा और उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो पानी जो है वो आ रहा है। और दूसरा जो मसला है वो ये है, अपने रहमत जो है वो रहमत बन रही है। गुज़िश्ता रात से जो है बारिश हो रही है, जो है वो मजीद बढ़ रही है। लोगों की कच्ची के जो देहात हैं उनकी मुश्किलात जो है लोगों की वहाँ से बढ़ रही है। महफूज मकामात की तरफ लोग जो है जाना शुरू हो गए हैं। जो जानवर है जो है शदीद नुकसान का जो है खतरा लाहक हो गया, उनके चारे का जो है वहाँ के जिला और गुर्जी का जिला जो है जिस तरीके से हम बात करते हैं वो मुतासिर हुआ है। वहाँ के लोग शदीद परेशान हैं। सैलाबी पानी जो है वो भी बढ़ रहा है, ऊपर से बारिशों का जो है नया सिस्टम जो शुरू हुआ है, इससे जो है लोग परेशान नजर आ रहे हैं और ये हुकूमत की तरफ देख रहे हैं कि वो हमारी मदद करें। इस वक्त अगर हम बात करें तो खुदू बराज पर 4 लाख पानी की आमद जो है वो रिकॉर्ड की गई, यानी कि ये ऊंचे दर्जे का जो है सैलाब होने वाला है। 5 लाख के बाद जो है सूरत हाल मजीद खराब होने का खर्चा है, क्योंकि जिस तरीके से पानी बढ़ता है, दरमियाने दर्जे का सैलाब हो जाता है तो हिफाजत बंदों पर न सिर्फ दबाव बढ़ता है बल्कि देहातों के अंदर पानी जो है वो जमा होना शुरू हो जाता है। इस वक्त अगर हम बात करें खास तौर पर देहातों की, कच्चे के जो देहात हैं उनकी घर तबाह हो गए हैं, उनकी जमीनें तबाह हो गई हैं। हजारों एकड़ पर जो है उनकी ज़रूरी जमीनें थी वो तबाह हो गई हैं। खड़ी फसलें जो है 12 साल की मेहनत होती है वो मेहनत जो है उनकी जाया हो गई है। वहाँ के लोग ये कहते हैं कि अब हमें पूरा साल जो है इसी तरीके से फाका कशी वाली सूरत हाल का सामना रहेगा। हुकूमत हमारी इमदाद करे। जो रिलीफ कैंप की बात करें तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से कल वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि वो तमाम के तमाम लोगों को कच्चे के इलाके से पक्के की तरफ मुंतकिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले ऐलानात किए गए थे और बारहा कहा गया था कि कच्चे वाले लोग जो है वो पक्के की तरफ आ जाए, तो पहले वो आने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। इस वक्त दरियाओं की अगर बात करें, सक्खर, गुड्डू और कोटरी बराज पर तो पानी का दबाव जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। सैलाबी पानी जो है वो मजीद बढ़ने का अंदेशा है। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 9 सितंबर को ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है दरिया सिंध के इन बराजिस की तरफ होगा और इससे जो है मजीद लोगों की मुश्किलात में जो है इजाफा होने का खदशा है। ठीक है। और जिस तरीके से बारिश में आप लोग रिपोर्ट भी कर रहे हैं, खासतौर पे शहजाद तबानी आप वहाँ मौजूद हैं, हेड्स ऑफ टू यू गाइस, जिस तरह से फ्लड की पूरी सिचुएशन हम आपके सामने रख रहे हैं, लम्हा ब लम्हा अपडेट आपको दे रहे हैं। उन इलाकों में भी हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं जहाँ पर सिचुएशन ख़तरनाक भी हो रही है। हम दोबारा चलते हैं कराची। आफ्ताब खान वहाँ मौजूद है। आफ्ताब खान, सुबह यहाँ पर हुई बूंदाबांदी और उसके बाद फिर बारिश रुक गई, क्या सूरत हाल है इस वक्त कराची शहर की? जी देखिए, कराची इस वक्त जो है मतलब जो मुकम्मल तौर पर अगर आलूद है, चूंकि इतवार को हमने देखा कि शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों यानी गडार टाउन, इसके अलावा मोटरवे M9, नूरी आबाद और इसके कुर्बो जवार में सुपर हाईवे पर बारिश हुई मुख्तलिफ मकामात पर, जहाँ पे कुछ जगह दरमियानी कुछ जगह जो तेज बारिश भी हुई। अब ये सिस्टम चूंकि कल जो है महकमा मौसमियात ने इतवार की दोपहर एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें ये कहा गया कि ये सिस्टम जो है ये मध्य प्रदेश के ऊपर, भारतीय राजस्थान के ऊपर मौजूद है और ये ग्रेजुअली आगे बढ़ रहा है। फिर एक और शाम में एक और अलर्ट जारी करना पड़ा इनको, जब वो डिप्रेशन से डीप डिप्रेशन में तब्दील हो गया। अब कराची के लिए 2 दिन तक और इसके अलावा देही सिंध के मुख्तलिफ अजला में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार और शदीद मूसलाधार बारिशों की पेशगोई की गई है, जिसका आगाज आज कराची में हो गया। अगर हम 24 घंटों की बात करें तो कराची में सबसे ज्यादा जो बारिश हुई वो सज्जानी में 5 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई और उसके अलावा जो है मुतफरिक जो है वो अदाद शुमार इसके रहे। लेकिन जो सिस्टम की शिद्दत बताई जा रही है और जो हम रडार से मौसूल तस्वीर देख रहे हैं, उससे ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि 2 दिन जो है वो कराची में गैर मामूली बारिशों का इम्कान है, जिसमें तेज हवाएं भी चलेगी और इसके साथ साथ जो है अर्बन फ्लडिंग का खदशा जो है वो भी जाहिर किया गया कि सिस्टम के नतीजे में जो अर्बन फ्लडिंग होगी। इससे ये हुआ है कि कराची में जो है वो साबका जो सिस्टम था उसके बाद जो गर्मी की सूरत हाल पैदा हुई थी, तो अब मौसम वापस कदरे बेहतर हो गया है। कदरे बेहतर हो गया है। शहजाद, आपकी जानिब वापस आते हैं और जिस तरह के हमें हमारे नुमाइंदा कराची आफ्ताब खान बता रहे हैं कि ना सिर्फ कराची में बल्कि जो सिंध के मुख्तलिफ शहर हैं, बल्कि कई शहर हैं, वहां पर भी ये जो 10वां स्पेल है मानसून का धुआंधार जारी है और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। कौन कौन से शहर मुतासर हुए हैं सबसे ज्यादा? सक्खर की जिस तरीके से हमने बात की, इसके अलावा नौशहर फिरोज जिला है, उसकी तमाम तहसीलों के अंदर बारिश हो रही है, खैरपुर जिले के अंदर बारिश हो रही है, ट्रांसपोर्ट के अंदर बारिश हो रही है, लाड़काना के अंदर बारिश हो रही है। उसके अलावा
जो तहसीलें हैं मुख्तलिफ अजला की, वहाँ पर बारिश जो है वो हो रही है। घोटी के अजला के अंदर जो है वो बारिश हो रही है और बारिश की जैसे ही पहली बूंद गिरती है तो जो बिजली है वो चली जाती है। इसको जो है मुताबिक सूरज जो है जिसका रात से हुआ में तो लाइट ना होने की वजह से भी एक मुश्किलात होती है, जो मोटर्स नहीं चल पाती है पानी को ड्रेन करने के लिए। ये एक बहुत बड़ा मसला है। जबकि बिजली वाले ही कहते हैं कि अगर हम बिजली दे देते हैं बारिश के दौरान तो करंट का जो है वो पोल्स के अंदर और दरख्तों के अंदर आने का खदशा हो जाता है। तो ये एक दूसरे के ऊपर इल्जाम डाले जाते हैं। तो इस वक्त जो है बारिश जो है वो एक बहुत बड़ा मसला बनी हुई है। उसके अलावा सैलाब किस तरीके से आया हुआ है, आपको पता है कि किस तरीके से उसने तबाही मचाई है जनूबी पंजाब में और आहिस्ता की तरफ जो है वो बढ़ रहा है। उसके अलावा बिजली की लोड शेडिंग का जो है वो बहुत बड़ा मसला यहाँ पर आम लोग हैं। ये है एक बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो मुतासिर हुई है, जो परेशान है। बारिश जो है देखें आप बारिश हो रही है, कहा जा रहा है जारी रहेगा तो और जो है वो सूरत होने का खर्चा यहाँ पर बढ़ गया है। यहाँ तो भी जो लोग हैं वो बहुत मुश्किल में है, उनके जो पालतू जानवर है जो उनका दूसरा सामान है वो तमाम के तमाम जो है सारी जो है वो नजर हुआ है। इस वक्त वो देख रहे हैं कि क्या इंतजाम की जाते हैं। हुकूमत कह चुकी है, ऐलान कर चुकी है। दरियासिल की बात करें तो वहाँ के भाई बिल्कुल ठीक है। मुल्तान चलते हैं। हामिद बताइएगा, जिस तरीके से अभी जलालपुर पीरवाला के रेस्क्यू ऑपरेशन की हम बात कर रहे थे तो बताया ये जा रहा है कि 2000 से ज़ायद अफराद हैं जिनको रेस्क्यू कर लिया गया है वहाँ से और महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। बताइएगा कि मज़ीद कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी कुछ ऐसे एरियाज़ में फंसे हुए हों और जिनके लिए रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन जो है अब भी चल रहे हैं। जी बिल्कुल हिना, जलालपुर पीरवाला में क्योंकि जिला इंतजामिया और जो रेस्क्यू हैं उन्होंने मजीद बोट्स मंगवा ली हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोग अभी भी जो है जलालपुर पीरवाला के देहाती इलाकों में जो है बेड के इलाकों में फंसे हुए हैं, जिनको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन रात भर जारी रहा। रात भर जो है 2000 से ज़ायद लोगों को जो है रेस्क्यू कर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी भी बड़ी तादाद में लोग जो है वो फंसे हुए हैं फैमिलीज के साथ, बच्चों के साथ। अब जिला इंतजामिया की कोशिश है कि इंसानी जानों को है ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जाए, कोई भी इंसानी जान का ज़िया ना हो, क्योंकि मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब ने रात भर जो है वर्चुअल इसकी मॉनिटरिंग की और उन्होंने हिदायत की कोई एक भी इंसानी जान जाया नहीं होनी चाहिए। क्योंकि परसों जो है एक अलमनाक वाकया पेश आया था जलालपुर पीरवाला में, कश्ती उलट गई थी, 5 अफराद की डेथ हुई थी, उसके साथ जो है 2 और मजीद लोग डूबे थे। टोटल 7 अफराद की जो है जलालपुर पीरवाला में अब तक डेथ हो चुकी है। मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ, कल भी जिला इंतजामिया ने वार्निंग्स जारी की थी। मुल्तान के जो बेड के इलाके हैं जो कि शेरशाह है, इसके अलावा बस्ती लंगड़याल है, कासिम बिला है, वहाँ भी बड़ी तादाद में लोग जो है अपने घरों की छतों पर मौजूद हैं। उनका मसला ये है, वो लोग कहते हैं कि हमारे घरों की जो है चोरी हो जाती है। चोरी बड़े टेक्निकल तरीके से होती है। लोग यहाँ कश्तियों में आते हैं चोर और रात को जो है सामान उठाकर चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो सैलाब मुतासरीन है वो अपने घरों की हिफाजत के लिए घरों की छतों पर बैठे हुए हैं। तो सैलाब मुतासरीन को निकालने के लिए जिला इंतजामिया ने कल भी यहाँ वार्निंग जारी की थी कि आप बाहर आ जाएं, महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। लेकिन लोगों का कहना है कि हमारे घर बाहर हमारा कीमती सामान जो है घरों की छतों पर मौजूद है, हम बाहर नहीं आ सकते। फैमिलीज को बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन लोग जो है मर्द जो है घरों के अभी भी वहाँ मौजूद हैं। वो जैसे पानी थोड़ा सा कम हुआ था कल तो वो दोबारा अपने घरों की तरफ जाना शुरू हो गए थे। कल से जो है मुल्तान में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है और ये बारिश जो है सैलाब मुतासरीन की मुश्किल जो है मजीद बढ़ा रही है, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग जो है बंदों के ऊपर बगैर खैमों के बैठे हुए हैं। क्योंकि जिला इंतजामिया के जो खेमे हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। मैंने पहले भी जैसे बताया कि वो बहुत लिमिटेड है और सब 15 से 20 हज़ार लोगों की कैपेसिटी है। लेकिन जो सैलाब मुतासरीन है वो 3,85,000 के लगभग हैं। ज़्यादातर जो सैलाब मुतासरीन है अपने घरों में अजीज़ो अकारिब के घरों में चले गए हैं, लेकिन अभी भी बड़ी तादाद में बंदों के ऊपर जो है लोग बैठे हैं बेसरो सामानी की सूरत में। ना उनके पास खाना है, ना उनके पास खेमे हैं, ना ही उनके पास कोई मेडिकल कैंप लगा हुआ है जहाँ से वो जो है दवाइयाँ ले सकें या कोई जो उनके बच्चे बीमार होते हैं। जिस तरह वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा था छोटे बच्चों को दूध दिया जाएगा, वो भी फराहम नहीं किया जा रहा। बिल्कुल, ये फराहमी को तो यकीनी बनाना चाहिए और इसके साथ साथ बहुत से इलाकों में बिजली मुअत्तल है, तो जो इलेक्ट्रॉनिकली हम मैसेजेस भिजवा रहे हैं इन जगहों पर मौजूद लोगों को, वो इन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो हुकूमत को इन तक पहुंचना पड़ेगा खुद से। हामिद, बहुत बहुत शुक्रिया। मुल्तान से आप अपडेट कर रहे थे, कराची से आफ्ताब खान और सक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ शहजाद तबानी हमें अपडेट कर रहे थे। अल्लाह ताला जहां जहां हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं मुश्किलात का शिकार हैं और इस सैलाब में घिरे हुए हैं, उनको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और बात करेंगे मौसमियाती तगय्युरात पर।
बैक टू एक्सप्रेसो। जिस तरह से ब्रेक पर जाने से पहले हम सैलाब की तबाहकारियों का जिक्र कर रहे थे और उसी तरीके से अब मॉनसून का एक नया स्पेल भी जारी है और ये जो सारी सूरत हाल है आगे चलकर कितनी ज़्यादा वर्स हो सकती है, इस पर हमने बात करनी है। हमें ज्वाइन कर लिया है ज़ारा हसन साहिबा ने, एक्सपोर्ट एनडीएम में। अस्सलाम वालेकुम ज़ारा साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? थैंक यू वेरी मच, आई एम गुड, थैंक यू वेरी मच। अच्छा ज़ारा साहिबा, सबसे पहले तो ज़रा आप भी, आपके पास क्या डेटा है उस हवाले से अपडेट कर दीजिए कि पंजाब के दरियाओं की जो सूरत हाल है वो तो वर्स थी और अब फिर सिंध की जो सूरत हाल है वो भी उधर भी पानी की सतह जो है मुसलसल बुलंद होना शुरू हो गई है। क्या डेटा है आपके पास? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि ये जो अभी भी करंट स्पेल चल रहा है मानसून का, ये वो नोवा स्पेल ही है जो कि 31 को स्टार्ट हुआ था। और इसका आगाज जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे जो है वहां से हुआ था और वहां पे काफी इंटेंस था, जिसमें हमने देखा था कि हमारे जो कैचमेंट एरिया है, पर्टिकुलर जो ईस्टर्न कैचमेंट जो दरिया है, वहां पे जो है ये सिस्टम काफी स्ट्रॉन्ग था, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हमारे हमसाये मुल्क में भी। 6 तारीख को ये साउथवर्ड मूव कर गया था और इंडियन गुजरात में एक लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हो गया था जो कि अल्टीमेटली हमारे सिंध के प्रोविंस में और सदरन पंजाब में मूव कर गया था। फिर हमने कुछ डाउनपोर्ट भी जो है वो 6-7 और इस वीकेंड पे भी जो है वो कुछ डाउनपोर्ट देखे, कुछ मकामात पे जो है वो 100 मिलीमीटर बारिश भी रिकॉर्ड की गई है। तो ये नोवे स्पेल की ही एक्सटेंशन है और ये 10 तारीख तक और 11 तारीख तक जारी रहेगा, लेकिन इसमें जो बारिशें होंगी वो अब लाइट इंटेंसिटी की होंगी। अब अगर इस 9वें और 8वें स्पेल की वजह से जो कैचमेंट रिवर की सूरत हाल रही है, वो हम सबको पता है कि हमारे जो हेडवर्क्स थे वहां पे हिस्टोरिकल सर्ज रिकॉर्ड किया गया था। मराला जो है वो 7वें 8वें स्पेल में है जो वो 11 लाख क्यूसेक पे गया था। लेकिन जैसे कि अभी तमाम जो दरिया हैं उनके हेडवर्क जो हैं, अगर मैं चनाब की बात करूं तो चनाब जो है अभी उसकी पीक जो है वो त्रिमू पे चल रही है जो कि 5 लाख के करीब है और पंजनत में भी जो है अभी पीक जो चल रही है वो 5 लाख के करीब है, लेकिन वो अभी फॉलिंग ट्रेंड में और एक स्टेडी नेचर में आ गए क्योंकि सारा पानी जो है वो बुद्धू बराज की तरफ मूव हो रहा है। और इसी तरह जो है दरियाई सतलज में जो है गंडा सिंह पे जो है वो अभी भी 3 लाख क्यूसेक जो है वो फ्लो है, लेकिन वो भी भी स्टडी फ्लो में है। और बलोकी के मुकाम पे जो कि रावी का जो हेडवर्क है जहां पे पीक चल रही है वहां पे 1.3 जो है वो क्यूसेक्स ऑफ फ्लो है। तो अभी जो स्टेज है जहां पर हम देख रहे हैं वो बुद्धू पर जो है वो 4 लाख के करीब जो है वो क्यूसेक फ्लो पहुंच चुका है जो कि राइजिंग ट्रेंड में है। और चूंकि यहाँ पर बारिशें जो है वो इतनी ज्यादा मुतवक्के नहीं है, वो भी आज या कल तक रहेंगी, लेकिन वो मॉडरेट इंटेंसिटी की होंगी। तो होपफुली सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में लेगी, लेकिन जो कच्चे के मकामात है पर्टिकुलरली जो कि बिल्कुल फ्लड प्लेन एरिया में आ रहे हैं, सिंध की बात की जाए तो दे आर स्टिल जो है अंडर, दे आर वल्नरेबल। बिल्कुल ठीक। जरा एक बार नाज़रीन के लिए फिर से डिफाइन कर दीजिएगा। आप कह रही हैं कि जो 31 अगस्त को शुरू हुआ था ये वही नवा स्पेल है जिसमें ब्रेक आया था, क्योंकि 3 तारीख तक बताया गया था कि वो चलेगा, लेकिन उसके बाद 6 से 9 तक जो है हम देख रहे हैं दोबारा बारिशें। तो ये नवा स्पेल ही है और मजीद कितने स्पेल्स आने वाले हैं? जी बिल्कुल, ये नोवा स्पेल ही है क्योंकि ये आगाज जो इसका हुआ था वो नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे, यानी जो हमारे एक अपर कैचमेंट के जो इलाके हैं और जो दरिया हैं, जो तीनों दरिया हैं, उसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी हमने इसकी इंटेंसिटी देखी थी और खैबर पख्तूनख्वा पे भी कुछ मकामात पे देखी ही थी, लेकिन जो ज्यादा इंटेंस था वो पीर पंजाल के मुकाम पे था। 31 को ये आगाज इसका वहां से हुआ था और फिर 6 को जो है ये डाउनवर्ड यानी कि साउथवर्ड मूव कर गया था सदरन पंजाब की तरफ, जहां पे डीजी खान, राजनपुर के और भावलपुर के कुछ मकामात पे बारिशें हुई थी। फिर जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि इंडियन गुजरात में एक लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हो गया था जो कि अल्टीमेटली सिंध प्रोविंस की तरफ मूव कर गया था। तो इसकी जी ये नोवे स्पेल की ही एक्सटेंशन है। बिल्कुल ठीक है। और ज़ारा साहिबा, जिस तरह से अभी सिंध का जिक्र कर रहे थे, गुद्दू बैराज का भी आपने जिक्र किया, मुराद अली शाह साहब तो कल ये कह रहे थे कि जो उनको लगता है या उनकी टीम्स के अकॉर्डिंग 8 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी वहाँ पर नहीं जाएगा अगर मिलकर जाता भी है। एनडीएमए के इस हवाले से क्या एनडीएमए के पास इत्तलात हैं और क्या प्रेडिक्शंस है? जी हमारी प्रोजेक्शन भी कुछ इसी तरह की है। हमने अभी ये प्रोजेक्शन नहीं की बल्कि आज से 6 महीने भी किए, उसको मजीद कंफर्म जो कर रहे हैं विद द इंटेंसिटी ऑफ द फ्लो, विद रिलीज ऑफ द वाटर जो कि इंडियन साइड से आ रहा है या जो बारिशों की सूरत में आ रहा है। हमने जो भी बताया था वो भी ऑलमोस्ट जो है वो सेम ही लाइन्स पर है कि यहाँ पर 7 से 7.5 लाख क्यूसेक का जो है वो रेला यहाँ से गुद्दू बराज से गुजरेगा और गुद्दू बराज की अपनी डिजाइन कैपेसिटी जो है वो 12 लाख क्यूसेक है। तो होपफुली ये सस्टेन
सस्टेन कर लेगा, लेकिन मैं फिर कहूंगी कि जो कच्चे के मकाम आते हैं जहां जो खास तौर पे फ्लड प्लेन एरिया में आ रहे हैं वो वर्नेबल होंगे, क्योंकि हमने पंजाब में भी ऐसे ही देखा है और जो स्पेशली हमारे नर्दर्न एरियाज हैं, आपको पता है कि हमारा लैंडस्केप नर्दर्न एरियाज में इस तरह का है कि जो ज्यादातर आबादियां हैं, जो विलेजेस हैं, वो फुट हिल्स पे हैं। तो जो भी इंसिडेंट हुए हैं पिछले इसी मानसून में शुरू के स्पेल में, वो इसी वजह से हुए कि एक तो जून के महीने में बहुत ज्यादा दर्जा हरारत बढ़ गया था, जिसकी वजह से स्नो मेल्टिंग ज्यादा हो गई थी और हमारा जो लैंड था वो सैचुरेट हो गया था। और फिर आने वाले स्पेलों में बारिशें हुई जिसकी वजह से वो फ्लैश फ्लडिंग की पूछना चाह रही थी मैं ज़ारा साहिबा, क्योंकि अभी जो हालिया स्पेल के तहत भी बारिश हो रही है इस वक्त अंदरूनी सिंध भी और सखर में भी और इर्द गिर्द भी बारिशों का सिलसिला जारी है, तो क्या इन बारिशों से सूरत हाल वर्स हो सकती है? क्योंकि वैसे तो आप कह रही हैं कि गुद्दू बैराज की अपनी कैपेसिटी जो है वो 12 लाख क्यूसेक की है, तो उस तक जो है सूरत हाल नहीं पहुंचेगी। देखिए, एक तो हम सबको मालूम है कि हमारे पाकिस्तान का जो लैंडस्केप है वो बहुत डिफरेंट है। नॉर्थ का डिफरेंट है, साउथ का अलग है, पंजाब का डिफरेंट है। अब नॉर्थ एक सस्टेन कर सकता है बिकॉज वो स्टीप एरिया है, वहां पे पानी ठहर जाएगा, लेकिन वहां पे फ्लैश फ्लडिंग की सूरत में बह जाएगा, रन ऑफ हो जाएगा। लेकिन जो सिंध के मकामात हैं या कोस्टल एरिया की जो दे आर प्लेन इन नेचर, तो यहाँ पर जो है वो 50 मिलीमीटर भी जो है वो एक लोकल इमरजेंसी क्रिएट कर लेती है, अर्बन फ्लडिंग क्रिएट कर लेती है। तो वहां पर आपको पता है एक तो फिर ड्रेनेज के इश्यूज चूंकि वो पूरे मुल्क में है, लेकिन वो प्लेन एरिया है तो वहां पे पानी जो है वो काफी दिन तक खड़ा रहता है। राइट, तो अभी ये बताइएगा ज़ारा साहिबा कि कुछ लोग इसे 1988 के सैलाब से जो है इसका मुआवजा कर रहे हैं, किस तरह से डिफरेंट है ये जो इस बार 2025 में आया है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो और खासकर पंजाब के बेशतर इलाके से ज़ेर आब हैं, इस वक्त जो बारिशें चल रही हैं उसकी वजह से सिंध के नशेबी इलाके ज़ेर आब हैं, तो ये किस तरह से डिफरेंट है उससे? जी, हमने बिल्कुल इसको कंपेयर किया है, ना सिर्फ 1988 बल्कि उसके बाद आने वाले सैलाब जो भी एक्सटेंट गुजरी है उनके साथ इसको कंपेयर किया है। तो इसकी जो सिमिलैरिटी आ रही है वो 2014 के फ्लड की आ रही है। तो 1988 में जो है वो दरियाए चनाब में जो है आउटफ्लो आया था, उसमें इनडेशन हुई थी, उसकी एक्सटेंट जो है वो मैक्सिमम गई थी। लेकिन इस साल 2025 का जो सैलाब है, जो प्रोजेक्शन की गई थी, वो काफी 2014 की एक्सटेंट से मिलती जुलती है। ठीक है, और ज़ारा साहिबा ज़रा दरिया सतलुज के हवाले से भी बता दीजिए कि वहाँ की क्या सूरत हाल है? बताया जा रहा है कि वहाँ पर बार बार भारत की जानिब से पानी छोड़ा जाता है और उसी वजह से जो पानी की सतह है सतलुज में उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तीनों डैम्स जो कि हमारे अपर कैचमेंट में आते हैं, जो कि इंडियन साइड पे हैं, चाहे वो पोंग डैम हो, भाखरा हो या थीन डैम हो, क्योंकि आपको पता है वहां पर भी जो है 8वें और 9वें स्पेल और 7वें स्पेल में काफी बारिश हुई थी, तो इसकी वजह से वो भी अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी में है। इसके साथ साथ वहां पे ज्यादा बारिशों के बाइस जो है जो जमीन जो है वो भी काफी सैचुरेटेड हो गई है, तो वहां से कंटिन्यूस पानी जो है वो रिलीज हो रहा है, जो कि फिलहाल तो वो कंट्रोल रिलीज कर रहे हैं क्योंकि वहां पे भी अभी बारिशें जो है वो खत्म हो चुकी हैं, रुक चुकी हैं। तो अभी जो गंडा सिंह वाला पे हमारा जो है वो अभी राइजिंग ट्रेंड नहीं आ रहा, वो स्टेडी फ्लो है, वो नॉर्मल फ्लो है, क्योंकि वो वेरी हाई कैटेगरी में है जो कि 3.19 लाख ऑफ क्यूसेक है। क्योंकि वहां आगे बारिशें मुतवक्के नहीं है, लेकिन डैम जो है फुल कैपेसिटी में है, तो कंट्रोल रिलीज जो है वो जारी रहेगा। बिल्कुल। ज़ारा साहब, मौसमियाती तगय्युरात की बात करें, सैलाब हम देख रहे हैं, मॉनसून में तब्दीली देख रहे हैं, लेकिन इस वक्त एक और फिनोमेना नजर आया जो इस्लामाबाद में हमें नजर आया। एक वर्टिकल बादल था जिसमें थंडरस्टॉर्म हमें दिखाई दे रहा था और उसमें बहुत सारी बिजलियां कड़कती हुई दिखाई दे रही थी। ये क्या फिनोमेना है? देखिए, क्लाइमेट चेंज में मुख्तलिफ फिनोमेना है। अब जब हम मौसम की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ बारिश नहीं होती, बारिश को बनाने से पीछे एक पूरा प्रोसीजर होता है, वो कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, उसमें समटाइम्स हॉट एयर और जो कूल एयर है वो शामिल होके जो है उससे एक्सट्रीम इवेंट क्रिएट होते हैं जिसको हम क्लाउड बर्स्ट भी कहते हैं। अब ये वेरी करता है एरिया टू एरिया। इसी तरह ये जो अभी हमने रिसेंट इवेंट देखा इस्लामाबाद में, दैट वाज टोरेंशियल रेन। मैं एक चीज फिर बताना चाहूंगी, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म में मैं इसका जिक्र लाजमी करती हूँ कि टोरेंशियल रेन और क्लाउड बर्स्ट में बहुत बड़ा वाज़ेह फर्क मौजूद है। प्लीज यहाँ भी एक्सप्लेन कीजिएगा हमारे नाज़रीन के लिए भी। जी बिल्कुल, टोरेंशियल रेन जो है जब आपकी 24 घंटों में जो है वो 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जाए या इससे ज्यादा रिकॉर्ड की जाए, दैट इज टोरेंशियल रेन। लेकिन अगर वही 100 मिलीमीटर बारिश
अगर आपके 1 घंटे में रिकॉर्ड की जाएगी तो दैट इज क्लाउड बर्स्ट। ये एक बहुत सादा सी डेफिनेशन है, लेकिन इसके पीछे पूरी टेक्निकल जो है वो साइंस और जो एक फिनोमेना मौजूद है, ओरोग्राफिक जो है फिनोमेना मौजूद है, वो वेरी करता है डिफरेंट एरिया में, स्पेशली जो आपके पहाड़ी इलाकों में वहां पे ओरोग्राफिक जो है इफेक्ट जारी हो जाता है। इसके अलावा ठंडी हवाएं और गर्म हवाओं के मिलाप से भी जो है वो आपके एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं, ज्यादा गर्मी पड़ने से एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं। तो इस्लामाबाद में जो भी इवेंट्स हुए वो टोरेंशियल रेन के हुए। राइट, तो ये बताइएगा ज़ारा साहिबा कि पिछले 5 साल में तो हमने देखा कि रावी में पानी नहीं मौजूद था, जिसकी वजह से वहां पर रूडा भी आ गई और फिर हमने देखा कि वहां पर डेवलपमेंट भी शुरू हो गई। लेकिन इतने अरसे के बाद अचानक इसका आ जाना और ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाना, आपको मौसमियाती तगय्युरात में क्या तब्दीली नजर आती है और आने वाले सालों में क्या होने वाला है? जी बिल्कुल, आने वाले सालों में देखें, जैसे कि अभी हम इस साल का भी जो इवेंट देख रहे हैं पिछले सालों की निस्बत काफी मुख्तलिफ है। इस साल जो भी फ्लड्स आए, वो जो एक रिवर एंड फ्लड का कॉन्सेप्ट था वो बहुत चेंज होता रहा है, क्योंकि अभी टोरेंशियल रेन से बहुत एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं। हम अगर अपने नॉर्थ की बात करें, केपी में देखें, जीबी में बात करें, तो एक एक्सट्रीम इवेंट ने बहुत ज्यादा अमवात जो हैं वो क्रिएट किए। इसी तरह हम अपने दरियाओं की बात करें जो चनाब के, वहां पे भी एक्सट्रीम इवेंट से जो है हम इस तरह की रिवरिंग फ्लडिंग देख रहे हैं। और आने वाले सालों में, क्योंकि आपको पता है क्लाइमेट चेंज जो है वो अब क्लाइमेट वेरिएबिलिटी के नाम से जाना जाता है, यानी इसमें इतने वेरिएबल शामिल हो गए हैं कि और ये अपनी नेचर में इरेटिक होता जा रहा है, यानी कि हर साल इसका जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। और उसमें आपको पता है मुख्तलिफ वजूहात शामिल है, कुछ उसमें मैन मेड है, कुछ नेचुरल फैक्टर शामिल है। तो आई थिंक नाउ वी हैव टू लिव विद इट। और अब डिजास्टर डिसिप्लिन की बात करनी चाहिए कि हमने अपने आप को इस हिसाब से अडेप्ट करना है, चीजों को मिटिगेट करना है कि हम इसके नुकसानात से जो है वो ज्यादा से ज्यादा बच सके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। ज़ारा हसन साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और बता रही थी कि आगे क्लाइमेट चेंज जो है मजीद वर्स भी हो जाएगा, तो उसके लिए हमने कैसे बचना है और हमारी अपनी जिम्मेदारियां क्या क्या है उसे पहचानना बड़ा जरूरी है। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मत जाएगा। वेलकम बैक, शामिल करते हैं सेगमेंट निकले तेरी तलाश में। आज बात हो रही है मुस्तनसर हुसैन तारर साहब के गजा पर आने वाले नए नावल ओ गजा के बदमाश बच्चों पर। देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। गजा का जो अलमिया है, इंसानी अलमिया, इंसानी तारीख का इतना बड़ा अलमिया कि जिसके वाले से अगर उस अलमिया का आप इजहार करना चाहें तो तमाम इजहारिये, तमाम एक्सप्रेशन, तमाम लुगत, तमाम मुहावरे, ये तमाम एक साइड पे हो जाते हैं, क्योंकि आप अपने आप को बड़ा बेबस फील करते हैं। अब यूँ समझिए कि लफ्ज़ जो है वो अपनी हुर्मत खो बैठा है। ऐसा लफ्ज़ हमारे पास नहीं होता कि जिससे इजहार कर सकें कि इतना बड़ा जो इंसानी तारीख का अलमिया वकूअ पजीर हुआ है, हो रहा है, इसका इजहार कैसे किया जाए। इसका इजहार शायद अदीब बहुत बेहतर तौर पे कर सकते हैं। मुस्तनसर हुसैन तारर साहब हमारे साथ हैं। तारर साहब बहुत शुक्रिया। मैंने सुना है कि आप गज़ा के हवाले से नावल लिख रहे हैं, और ये जो गज़ा का नावल है ये कब तक आएगा? दूसरी बात ये है कि जैसे कि मैंने कहा है कि नॉर्मली तो एक आम इंसान तो इसका इजहार नहीं कर सकता, जिस जो कद है उस इंसानी अलमिये का, लेकिन आप क्योंकि अदीब हैं तो मैं जानना चाहूँगा कि आपने ये जो नावल है इसका खदो ख्याल क्या है, क्योंकि हम शायद इसी तरह कुछ मदद कर सकते हैं, हम शायद इसी तरह कुछ एक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम एक्चुअली बड़ा बेबस फील करते हैं ना कि हम कर कुछ नहीं सकते। देखिए, एक तो हम उनकी मदद नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। और वो शुरू होता है कि भाई एक बच्चा है जो मलबे में दबा पड़ा जी, और एक शख्स है जो कान लगा के मलबे में उसकी बातें सुन रहा। वो पहली बात वो शख्स यही कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मैं तुमसे बातें कर सकता हूँ। तो मेरा भी ये हाल है कि मैं उनकी मदद तो नहीं कर सकता, मैं लिख सकता हूँ, उनकी बातें कर सकता हूँ, उनसे बातें कर सकता हूँ। और उसको मैंने नावलट कह लें या मुझे नहीं मालूम कि कब तक, क्योंकि मुझ में सकत कम है, मैं लिख नहीं सकता ज़्यादा, तो वो उसको मैं मोज़ेक नावल कह रहा हूँ, क्योंकि उसमें मुख्तलिफ चंक्स हैं। उसमें पोइट्री भी है, उसमें तराशे भी हैं अखबारों के, उसमें रिएक्शन भी हैं, और उसके साथ ही जिस तरह एक सिम्फनी में एक ख़ास धुन बैकग्राउंड पे चलती जाती है और आगे मुख्तलिफ साज जो है वो अपने अपने मुतरन्नम जो है लय वो बखेर रहे हैं, लेकिन वो
एक ख़ास धुन जो है, तो वो ख़ास धुन जो वही है कि वो बच्चे के साथ बंदा बातें कर रहा है। और इंस्पायर मैं हुआ, मैं ज़ाहिर है इंस्पायर तो खैर बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे, मसलन पिछली क्रिसमस पर वहाँ पे बैतुल्लहम में जहाँ पे हज़रत ईसा की पैदाइश हुई, उसके जो इंचार्ज थे चर्च के, उनके सबसे बड़े पादरी कह लें, तो उन्होंने जो लेक्चर दिया था उसमें उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कही थी जी, उन्होंने कहा था कि गज़ा में हज़ारों बच्चे मलबे तले दफन हो रहे, और हमें क्या पता कि जिस ईसा का हम इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि सबका ये ईमान है कि हज़रत ईसा दोबारा तशरीफ़ लाए, उनमें एक ईसा हो जिसको हमने हलाक कर दिया। उस ईसा को भी जब हलाक किया गया तो उसमें कनाइवेंस थी ज्यूइश की, इस ईसा को भी ज्यूज जो है उन्होंने हलाक किया। तो ओवरऑल जो है एब्स्ट्रैक्ट सा नावल है, 2-4 माह तक मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन इसका जो एक कह लीजिए कि एक इंडिकेशन जो मुझे मिली थी वो एक मोहम्मद जुम्मा है, पैलेस्टीनियन पोइट है, उनकी एक नज़्म है, मैं वैसे ही जो जितनी मुझे याद है जिस तरह मैं सुना देती हूँ, और उसका अनुमान है वो गज़ा के बदमाश बच्चों। ठीक, शायद नावल का उन्वान में यही रखूँ। वो कहते हैं कि वो गज़ा के बदमाश बच्चों, मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ, तुम दिन रात मेरी बालकनी के नीचे खड़े शोर मचाते हो, खेलते हो, मुझे काम नहीं करने देते, मुझे डिस्टर्ब करते, यहाँ तक कि तुमने मेरी मेज़ पर जो एक गुलदान पड़ा था और उसमें एक फूल था, तुमने वो गुलदान भी तोड़ दिया और तुमने वो फूल भी चुरा लिया है। यहाँ तक इसका पहला हिस्सा। उसका दूसरा हिस्सा है कि ऐ गज़ा के बदमाश बच्चों, लौट आओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, तुम्हारा जी जितना भी चाहता है मेरी बालकनी के नीचे जहाँ सन्नाटा है शोर मचाओ, मेरे गुलदान के सारे फूल तोड़ के ले जाओ, मेरे घर में खेलो कूदो, मुझे जिज कर दो, लेकिन लौट आओ, लौट आओ, लौट आओ। बहुत शुक्रिया तार साहब। नाज़रीन, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। वेलकम बैक। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की शुरुआत करेंगे अच्छी खबर से। सह मुल्की सीरीज के फन में पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 141 रन बनाए थे, जैसे कि हमने शो के शुरू में आपको बताया था, और ये मैच उन्होंने अपने नाम किया है एक बड़े मार्जिन से। आपको तफसीलन आप बताते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से फखर जमान ने 27, मोहम्मद नवाज ने 25, सलमान अली आगा ने 24 रन बनाए। सह मुल्की T20 सीरीज के फन में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को जीत के लिए 142 रन का हदफ दिया था, जिसके जवाब में अफगानिस्तान की टीम 66 रन पर ही ढेर हो गई। 3 मुल्की T20 सीरीज के फाइनल में मोहम्मद नवाज की तबाहकुन बॉलिंग, मोहम्मद नवाज ने 2 ओवर में हैट्रिक भी मुकम्मल की। उन्होंने छठे ओवर की 5वीं गेंद और छठी गेंद पर विकेट हासिल की और फिर 8वें ओवर की पहली गेंद पर भी विकेट हासिल करके हैट्रिक मुकम्मल कर दी। मोहम्मद नवाज ने 4 ओवर में 19 रन दिए, 5 खिलाड़ियों को आउट किया। मोहम्मद नवाज के अलावा सुफियान मुकीम और मोहम्मद अबरार ने 2-2 विकेट हासिल की, जबकि शाहीन आफरीदी ने 1 विकेट हासिल की। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने इस शानदार फतह पर पाकिस्तानी टीम को मुबारकबाद दी है और खिलाड़ियों की बेहतरीन कारकर्दगी को सराहा है। चेयरमैन पीसीबी ने कहा है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कम स्कोर के बावजूद बेहतरीन टीम वर्क का मुजाहरा किया और फाइनल में अफगानिस्तान को शिकस्त दी। जी हाँ, उन्होंने कहा कि ये जीत हमारे खिलाड़ियों के अज़्म और मेहनत का नतीजा है। खास तौर पर मोहम्मद नवाज कारकर्दगी काबिल सत्ताइश है, जिन्होंने न सिर्फ बॉलिंग बल्कि बैटिंग में भी शानदार काम किया। मोहसिन नकवी ने हेड कोच माइक हैसन, कप्तान सलमान अली आगा और तमाम खिलाड़ियों को फाइनल में फतह की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। और चेयरमैन पीसीबी ने मजीद कहा कि आज की जीत से खिलाड़ियों का मोराल बुलंद हुआ है और हमें उम्मीद है कि पाकिस्तानी टीम एशिया कप में भी इसी तरह की उम्दा कारकर्दगी
कारकर्दगी दिखाएगी, इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं अब्दुल माजिद भट्टी साहब, सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, गुड मॉर्निंग। आप कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम हिना, आपको और अली आपको सुबह खैर। और आज सुबह का आगाज जो है वो एक अच्छी खबर के साथ हम कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली न्यूज चैनल्स पे सुबह सवेरे जो खबरें होती हैं वो स्ट्रेस वाली होती हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों के लिए आज की सुबह एक अच्छी सुबह रही, क्योंकि मैं तो कल दुबई स्टेडियम में था। जो माहौल मैंने देखा, जिस तरह आधा स्टेडियम अफगानिस्तान के लोग थे, आधे पाकिस्तानी, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान की भी राइवलरी अब हमें पाकिस्तान इंडिया वाली राइवलरी नजर आ रही है। लेकिन इस यंग टीम ने जिस तरह सरप्राइज किया है, और देखिए भट्टी साहब वैसे आगाज अगर शुरू से शुरू करें तो लगा तो यूं ही था कि कहीं हमारे साथ वही वाली ना हो जाए जो पहले हुई थी वर्ल्ड कप में, और इस तरह से महसूस हो रहा था, क्लाइमैक्स की तरह था इस मैच का। और मुझे ये लग रहा था कि आगे चलकर इस पर भी यही बातें होनी है कि दोबारा से सर्जरी होगी, लेकिन थैंकफुली हम जीत गए। लेकिन स्टार्टिंग में लगा ये था कि इतना कम स्कोर है और हम फाइनल हार जाएंगे। देखिए ना, हम लोग ना अपनी टीम को अंडर एस्टिमेट करते हैं। वो घर की मुर्गी दाल बराबर वाला हिसाब है कि ये हमारा तुक्का नहीं लगा। हमने कल रात तो 75 रन से हराया अफगानिस्तान को। हमने ग्रुप मैच में भी 39 रन से उनको शिकस्त दी थी। तो पाकिस्तान की टीम इसमें मोस्टली यंगस्टर्स हैं। फखर जमान, शाहीन को अगर हम निकाल दें तो सारे हमारे पास यंग प्लेयर थे। लेकिन आप देखें इस टीम ने जिस तरह इस पूरे टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस दी है, और अगर एक मैच हारी भी है तो उसमें भी टीम लड़ी है, 18 रन से हारी है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, कौमी सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट जिस तरह यंगस्टर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, जाहिर है ना बाबर आजम है, ना मोहम्मद रिजवान है, ना नसीम शाह है, जिनका बहुत तस्करा रहा इस टूर्नामेंट की हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इवन कल रात भी बात की गई मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की। लेकिन अब मेरे ख्याल में इसी टीम के साथ पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। कल से एशिया कप शुरू हो रहा है, तो यानी बाबर और रिजवान को छोड़ दे, मुकम्मल आराम दिया जाए। देखिए इस फॉर्मेट में तो अली अब मुझे नहीं लग रहा कि फौरी तौर पर इन दोनों की वापसी होगी, अनटिल एंड अनलेस के कोई फोर्स चेंज हो जाए, कोई अनफिट हो जाए। अच्छा। मैंने कल मैच के बाद पूछा सलमान अली आगा से कि